नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज, और जिसमें अभी तक 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं और इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उन तीनों वीडियो में विभिन्न मंत्रालयों के कई सारी योजनाओं की हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी शामिल था। ठीक है, अगला जो हमें डिस्कस करना था वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के विभिन्न सारी योजनाओं की चर्चा करना है हमें। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि जो भी लोग उन सारी योजनाओं से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हैं वो वहाँ देख लें। इससे आपको लगभग सभी मिनिस्ट्री के कई सारी योजनाएं जो चल रही हैं उस पर थोड़ी पकड़ कमांड हो जाएगी। वो आपके प्री मेंस या इंटरव्यू कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो भी योजना है उसको, और देखते हैं हम कहाँ तक इसे कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो योजना है वो है भारत नेट। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देश के सभी ग्राम पंचायतों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूएसओएफ के जरिए इसका वित्त पोषण होता है। और कार्यान्वयन एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। 2022 में बीएसएनएल के साथ इसका विलय कर दिया गया था। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इसका बीएसएनएल के साथ 2022 में विलय कर दिया गया था। तो भारत नेट जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये इसका लक्ष्य है, सभी ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच सके इसके लिए। और ग्राम पंचायत लगभग 2.6 लाख जो है वहाँ पर 100 Mbps बैंडविड्थ की ब्रॉड कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। भारत नेट जो योजना है वो 3 चरण में इसे लागू किया जाना है। पहला चरण है भारत नेट 1। वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का सृजन किया गया था। यह प्रखंड कार्यालयों, ग्राम पंचायतों से जोड़ने पर केंद्रित था। इसके लिए बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीएल जैसे जो सीपीयूस हैं उनके साथ मौजूदा फाइबर का उपयोग किया गया था। फिर भारत नेट 2 चला जो 2017 से इसकी शुरुआत हुई। मीडिया के दक्ष माध्यम प्रदान करता है ये, और विविध कार्यान्वयन मॉडल जैसे राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र मॉडल, सीपीएसयू मॉडल को भी लागू किया गया था। भारत नेट तीसरा चरण अत्याधुनिक नेटवर्क के लिए भविष्य में नेटवर्क की प्रूफिंग व्यवस्था आदि इसमें शामिल है। इस योजना के तीसरे चरण को निम्नलिखित 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। इस चरण को 2025 तक लागू किया जाएगा। भारत नेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया था। 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से 71,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया चरण दूसरा में। और चरण तीसरा में अत्याधुनिक भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क। तो चरण तीसरा वही है। ठीक है, तो तीसरा चरण को 3 चरण में एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें पहला 1.2 लाख जो ग्राम पंचायत है उसको ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। दूसरा में 71,000 ग्राम पंचायत को और जोड़ा गया है इसमें। और तीसरा चरण में इसको पूरी तरह से अत्याधुनिक भविष्य के लिए इसके नेटवर्क को तैयार करना है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें अप्रोच। ये ग्राम स्तरीय उद्यमियों के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन प्रदान करेगा। 50-50 के अनुपात में राजस्व साझाकरण हो रहा है। बीबीएनएल द्वारा राउटर और अतिरिक्त फाइबर ऑप्टिक्स के, ठीक है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी जीसेट 11 और जीसेट 19 के जरिए 6700 दुर्गम ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। जीसेट 11 और जीसेट 19। ठीक है, ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। यह एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगा। इसका रखरखाव जो है राज्यों द्वारा किया जाएगा। संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया जाएगा। और भारत अब जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए निर्मित अवसंरचना के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम FTTH कनेक्शन आदि की सहायता से इसका लाभ उठाया जाएगा। अन्य लाभ अब जैसे ई गवर्नेंस में ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, B2B बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल, बिजनेस टू सिटीजन आदि सुगम होंगे।
साथ ही मौसम, कृषि और अन्य संबंधित सेवाएं भी प्राप्त होगी। तो ये भारत नेट से क्या लाभ होगा उसके बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, बैंकिंग आदि से क्षेत्र जो है इसमें काफ़ी सुगमता आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग। PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, PTNP। तो यह भी केंद्र सरकार की योजना है। भारत में एक मजबूत घरेलू श्रृंखला का निर्माण करना इसका लक्ष्य है और सिडबी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है और अवधि इसका 2024 से 25 है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए ये नेटवर्किंग को लक्षित खंडों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका जो विषय क्षेत्र है, भारत में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब केवल भारत में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए कंपनियों को सहायता की जाएगी इसके माध्यम से। पात्रता प्राप्त निवेश कौन होंगे? तो नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान R&D होगा, TOT होगा, अर्थात तकनीक की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिविल कार्यों पर किया गया प्रीव्यू है। लक्षित खंड, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वित्तीय प्रोत्साहन अधिकतम 5 वर्ष के लिए है। प्रोत्साहन की दर ये सब दिया हुआ है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं इसमें राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। टाइम बहुत ही कीमती है और बहुत कम टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट लेने हैं और अच्छी चीज़ों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये मिशन को हमें याद रखना है बस। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल संचार और संरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाना और उद्देश्य ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिकता, समर्थ और गुणवत्ता के 3 उद्देश्यों को पूरा करना है। ठीक है, इसमें भी लक्षित किया जाएगा गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को। 1.8 लाख ग्राम पंचायतों में यह सेवा प्रदान की जाएगी। ब्रॉडबैंड गति 50 Mbps का होगा। अब जैसे भारत नेट में कितना था? 100 Mbps। यहाँ पे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है यहाँ पे 50 Mbps तक का गति उपलब्धता है। और फाइबर जनरेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल 2024-25 तक 50 लाख किलोमीटर तक बिछ जाएगा। ठीक है, 50 लाख किलोमीटर तक जो है टोटल ऑप्टिकल फाइबर बिछने का लक्ष्य है। ठीक है, अन्य घटक क्या है? टावर में वृद्धि करना, टेलीकॉम टावर्स, ये सब है इसका मानचित्रीकरण। वित्त पोषण, सरकार यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से 10% का योगदान करेगी। मुख्यतः जो है उद्योग द्वारा योगदान दिया जाएगा, लेकिन सरकार जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसे याद रखिएगा, USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके जरिए 10% का योगदान करेगी। अगला देखते हैं तरंग संचार पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? मोबाइल टावर और विद्युत चुंबकीय आवृत्ति उत्सर्जन के अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना। मोबाइल टावर के बारे में सूचना तक आसान पहुंच, तो ठीक है, EMF है, EMF का के उत्सर्जन अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना। मोबाइल टावर और उत्सर्जन के बारे में मिथ को और भ्रांतियों को दूर करना और उपयोगकर्ता विकिरण उत्सर्जन के संबंध में टावर या बेस स्टेशन की जांच करवा सकता है। ये तरंग संचार पोर्टल है जो EMF से जो उत्सर्जन होता है इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ हैं इन और जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। इसका नाम है तरंग संचार पोर्टल। ठीक है, इस एक पोर्टल है बेसिकली और पोर्टल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। अगला है संचार साथी पोर्टल। तो संचार साथी पोर्टल ये क्या है? नागरिक केंद्रित पोर्टल है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार के विजन को पूरा करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए लोग किसी यूज डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। संचार साथी है, ये आपका साथी बनेगा, संचार साथी पोर्टल। तो इसमें क्या है? यह नागरिक केंद्रित पोर्टल है और किसी यूज डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक या उसकी सत्यता जांच कर सकते हैं आप। इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है और 3 मॉड्यूल के साथ नागरिकों को सक्षम करेगा ये। जैसे केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर, गुम या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने या ब्लॉक करने के लिए। अब जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप ब्लॉक करा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल। या कोई अब चूंकि आप ब्लॉक, आपका मोबाइल गुम हो गया है, आप उस पर ब्लॉक करा देंगे। ठीक है, अब उस पोर्टल से अब हमें उस मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति जिसने चोरी किया वो कहीं
शॉप में उसे बेचना चाहेगा या शॉप के माध्यम से बेचवाएगा, तो आप उस पोर्टल के माध्यम से आप ये देख सकते हैं क्या ये डिवाइस कहीं चोरी वाला तो नहीं है। तो चूंकि उस पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये मोबाइल जो आप खरीदने जा रहे हैं वो चोरी का है। ठीक है, तो अपने मोबाइल कनेक्शन को भी जान सकते हैं आप, अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए ASTR धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए संचार सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है और इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, खास करके जो मोबाइल पिक पॉकेटिंग होता है, चोरी होता है, या फिर जो धोखाधड़ी से मोबाइल खरीदे जाते हैं, तो उनको इस पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। अगला देखते हैं भारत ई मार्ट। तो इंडिया पोस्ट ने भारत ई मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन किया। ठीक है, ये भारत ई मार्ट है, इंडिया पोस्ट का है। लगभग 8 करोड़ व्यापारी इस पर पंजीकृत हैं। भारत ई मार्ट है ये। तो भारत ई मार्ट, इसमें 8 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हैं। तो भारत ई मार्ट छोटा मोटा व्यापारी और जो जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराएगा, इससे उनका कारोबार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा। तो भारत ई मार्ट हो गया। अगला है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। देश भर में इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CIER है। ये भारत सरकार जो है CEIR प्रणाली शुरू करने जा रही है। CIER जो होगा, चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का नागरिक केंद्रित पोर्टल है। ये जो पोर्टल हमने ऊपर पढ़ा था, संचार साथी पोर्टल, ये कुछ ऐसा ही है। या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों के सभी दूरसंचार ऑपरेटर के नेटवर्क में ब्लॉक करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे अब मोबाइल चोरी हो गया, आप इस पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक करा दीजिए अपने मोबाइल को। इससे भारत में गुम हुए मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके तहत गुम या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर, IMEI नंबर तथा एक मोबाइल खरीद इनवॉइस बिल जैसे विवरण की जरूरत होती है। इंटरनेशनल EMI का फुल फॉर्म IMEI का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म हुआ IMEI का। अब यह है कि इस पर रजिस्टर करने के लिए सिम कार्ड का जो नंबर है वो IMEI नंबर, एक मोबाइल का इनवॉइस जो बिल है उसका विवरण जरूरी है। अगला देखते हैं, नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर का डिजिटल योजना, अर्थात डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस, डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के लिए जो रूरल पोस्ट ऑफिस होता है उसको क्या है, डिजिटली एडवांस करना है। इसके लिए आया है दर्पण योजना। तो सिंपल एक दर्पण योजना है। दर्पण योजना किसके लिए है? तो ये आप बोल देंगे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लिए है, रूरल पोस्ट ऑफिस। RP हो गया दर्पण का, RP हो गया रूरल पोस्ट ऑफिस। न्यू इंडिया, AN हो गया न्यू इंडिया, और DA हो गया डिजिटल एडवांसमेंट। तो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, इसका मतलब ये हुआ। एक मिनट, हाँ, तो दर्पण का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिजिटल एडवांसमेंट, दर्पण। तो डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, दर्पण। तो इसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है और बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। तो ये वित्तीय समावेशन में भी लाभ वो यूजफुल होगा ये। इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्टमार्टर को निम्न ऊर्जा खपत वाले प्रौद्योगिकी समाधान करवाना है। ठीक है, दर्पण PLI एप्लीकेशन, इसके डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा नीतियों के प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, डाक बीमा योजना भी बहुत सारा चलता रहता है, तो उसमें भी ये जो दर्पण है वो काम करेगा। ठीक है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना SMJY। तो इसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का वहनीय जीवन बीमा सेवा प्रदान करना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, तो बीमा प्रोवाइड कराना है कहाँ? गाँव में। तो यह देश के प्रत्येक राजस्व जिला में कम से कम एक गाँव की पहचान करेगा, साथ ही कम से कम एक RPLI ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गांव के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। RPLI
ग्रामीण डाक जीवन बीमा। ठीक है, तो आरपीएलआई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। अगला देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। तो दीनदयाल स्पर्श योजना किसके लिए है? तो ये डाक टिकटों के प्रतिनिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, और इसके अंतर्गत छठा से नौवीं तक के उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा रहा है, जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को एक रुचि के रूप में चुना है। फिलेटरी को जो एक रुचि के रूप में चुना है, छठा से नौवीं तक के बच्चे, उनके लिए ये योजना है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये हो गया पीएम वाणी। पीएम वाणी, तो प्राइम मिनिस्टर वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाणी मतलब क्या हुआ? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वाणी क्या है? एक इकोसिस्टम जिसमें पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री, ये सब होगा। ठीक है, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड प्रदान करते हुए देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को ये बढ़ाता है। तो पीएम वाणी क्या है? एक वाईफाई है। ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है ये। ठीक है, वाईफाई बेस्ड एक इंटरफेस है, तो ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुंचाने हेतु स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों को वाईफाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखते हैं क्या है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नप्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इसको देखते हैं क्या है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है? खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। कवरेज इसका क्या होगा? तो देश का 67% ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% जो कवर किया जाएगा। देश की आबादी का 67%, जिसमें जो ग्रामीण आबादी है 75% और शहरी आबादी 50%, जिसको कवर किया जाएगा। और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डाटा का इस्तेमाल करेगा। ये हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अन्य उद्देश्य क्या है? तो टारगेटेड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके तहत सब्सिडीकृत मूल्य, जिसे हम सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं, सीआईपी कहते हैं, कहा जाता है, पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। ये कानूनी अधिकार प्राप्त करेगा किसको? जो टीपीडीएस अर्थात पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस में सब्सिडीकृत मूल्य पर जो भी खाद्यान्न प्राप्त करते हैं उनको। इसकी विशेषता क्या होगी ये देख लेते हैं। तो लाभ होगा इसमें लाभार्थियों को केंद्रीय निर्गम मूल्य, सेंट्रल इशू प्राइस पर सब्सिडीकृत चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो 321 पर उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी की 2 श्रेणी होगी, प्राथमिकता प्राप्त परिवार और अंत्योदय अन्न परिवार। प्राथमिकता प्राप्त परिवार होगा और अंत्योदय अन्न योजना वाला परिवार होगा। प्राथमिकता प्राप्त परिवार को 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज दिया जाएगा और अंत्योदय वाले को, जो सबसे करीब है, 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न दिया जाएगा। अब ये देखिए 5 केजी प्रति व्यक्ति, तो मान लिया एक परिवार में 5 व्यक्ति है तो 25 केजी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 35 केजी हो जाएगा प्रति परिवार। ठीक है, 25 केजी प्रति परिवार वहाँ होगा और यहाँ 35 केजी प्रति परिवार हो जाएगा। खाद्यान्न दिया जाएगा अंत्योदय में। तो अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार, जिसको हम आय बोलते हैं, अंत्योदय अन्न योजना, तो अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार को लक्षित सार्वजनिक पीडीएस के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह 1 केजी चीनी भी प्राप्त होती है। प्रति माह 1 केजी चीनी भी मिलता है आय वाले को। केंद्र सरकार योजना के भागीदार राज्य के आय परिवारों को चीनी के लिए 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह सब्सिडी देती है। वितरण लागत वहन करते हैं केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, जो है वितरण लागत वहन करते हैं। इसमें डीलर और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन के साथ परिवहन लागत भी शामिल है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का वहन कौन करता है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। नक्शा 2013 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया सुधार। इसमें सुधार क्या क्या किया गया है? तो ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा दिया गया है, राइस फोर्टिफिकेशन या आहार में विटामिन ए और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है। तो राइस फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? विटामिन ए की जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाता है राइस फोर्टिफिकेशन में। आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन, लगभग 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश ने इसे लागू किया है। इससे आपूर्ति श्रृंखला रिसाव में कमी आई है और इसे आधार से जोड़ा गया है। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की से नकली अभ्यर्थियों में कमी आती है और फर्जी जो कार्ड हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया एनएफएस से नक्शा। ठीक है, ये हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नक्शा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगला देखते हैं। हाल ही में सरकार ने आय परिवार के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 2 वर्षों यानी 2026 तक बढ़ा दिया। ठीक है, चीनी जो है 2 वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। जीवन चक्र दृष्टिकोण, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में कम से कम 6,000 रुपये का नगद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीवन चक्र दृष्टिकोण क्या है? तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली जो माताएं हैं और बच्चे, उनको आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में कम से कम 6,000 रुपये नगद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। संघीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी, इसमें खास सुरक्षा भत्ता, शिकायत निवारण तंत्र, लोक सेवा के पदाधिकारी पर अर्थदंड और महिला सशक्तिकरण। राशन कार्ड जो है घर की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य जो 18 वर्ष या उससे अधिक के है उनको ही जारी किया जाता है। केंद्र की जिम्मेदारी इसमें क्या है? तो आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन करना, खाद्यान्नों का परिवहन, एफसीआई के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तथा फिर निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करना। राज्यों की जिम्मेदारी क्या है? पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो केंद्र की जिम्मेवारी क्या है और राज्य की जिम्मेवारी क्या है, ये हमने देख लिया। महत्वपूर्ण पहलें और क्या है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें 80 करोड़, जैसा मोदी जी बार बार बोलते हैं, तो 81 करोड़ लोग नक्शा लाभार्थियों 80 करोड़ लोग नक्शा लाभार्थियों को 5 साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो नक्शा अब वो लाभार्थी में कौन आएंगे? आय वाले, अंत्योदय योजना वाले और प्राथमिकता प्राप्त जो लाभार्थी हैं वो, ये दोनों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, तो नक्शा के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा जारी राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी इससे सुनिश्चित होगी और प्रवासी लाभार्थी नक्शा के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभ उठाया जा सकता है। उसके बाद एक है पीएम पोषण। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना के रूप में ये शुरू किया गया था। पीएम पोषण जो है 1995 में मध्याह्न भोजन। अभी जो लोग भी जेपीएससी दिए होंगे तो जेपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जेपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में खास सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और जो योजनाएं हैं उसकी चर्चा करें, ये क्वेश्चन था। और जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें था कि भारत में ये जो मध्याह्न भोजन वाला जो क्वेश्चन था, ये सीडीपीओ का जो एलएसडब्ल्यू का पोर्शन था, एलएसडब्ल्यू के पोर्शन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना कब लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा 1995। ठीक है, 1995 मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था। और जेपीएससी का मेंस में पूछा गया था कि जो खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, वो दोनों के बारे में लिखना था, झारखंड सरकार और भारत सरकार की। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इसे आप पढ़ कर गए हो तो कितना अच्छा आंसर राइटिंग हो सकता था आपका। ठीक है, उद्देश्य तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, तो ये मध्याह्न भोजन योजना के रूप में शुरुआत हुई 1995 में। उद्देश्य क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मा गर्म जो है पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। अवधि 25-26 तक है। लाभार्थी प्री स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे, कक्षा 1 से 7 तक 8 तक के बच्चे। शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है।
अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो 2017 में शुरू किया गया था मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना कब शुरू किया गया था? 2017 में। 2022 में इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। 2022 में मिशन शक्ति नाम दिया गया इसको। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। मातृ वंदना योजना है ना, तो ये क्या है? एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। माताओं को वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि महिला को प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। तो पीएम और एलएम। पीएम मतलब क्या हुआ? गर्भवती महिला, और एलएम हो गया स्तनपान करने वाली माता। तो इनके बीच स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। लाभार्थी इसका कौन होगा? तो औपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली कम से कम 19 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं। 19 वर्ष से कम से कम 19 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वो वाली गर्भवती महिलाएं, वो अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रही है, उनके लिए है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो महिलाओं से संबंधित योजना में हम इसे लिखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पोषण में तो पीएम पोषण को भी महिला वाले में डाल सकते हैं। कुपोषण की समस्या है, बाल कुपोषण की समस्या है, तो उसमें भी चलेगा। और इसमें पीएम पोषण के अलावा जो ये था अन्न योजना, पीएम ये खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नक्शा, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये पोषण सुरक्षा जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सब आराम से लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम पोषण और खाद्य सुरक्षा मिशन जो है एनएफ, उसके बाद फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं लाभ, जो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है, ये हमने देख लिया। लाभ, परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये की सशक्त मातृत्व लाभ मिलेगा, 5,000 रुपये। ध्यान रखें, ये अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली 19 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए ही है, जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली हैं। उनको 5,000 रुपये की सशक्त मातृ लाभ मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। इस हिसाब से एक महिला के औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं। जननी सुरक्षा योजना में इस हिसाब से एक महिला को औसतन 6,000 रुपया मिल जाता है। बालिका को सहायता, पीएमएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यदि दूसरी जो है वो भी बालिका ही जन्म ली है, तब 6,000 रुपया एक मुश्त मिल जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना शक्ति योजना के तहत। महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल कार्यान्वयन मिनिस्ट्री है इसका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए, महिलाओं में पोषण सुरक्षा ये सबको सुनिश्चित करना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के लिए यदि चर्चा करनी हो तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं वन नेशन वन राशन। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नापसक तहत जारी किया गया। राशन कार्ड को देशव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू है इस पे, और जो टारगेटेड पीडीएस है उसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के रूप में इसको जाना जाता था। पहले इसे आईएमपीडीएस के रूप में जाना जाता था, पहले जो है आईएमपीडीएस के रूप में जाना जाता था इसको, अब ONORC हो गया ये, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो लाभार्थी देश में किसी भी ई-पॉस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सक्षम उचित मूल्य की दुकान से अपने हक का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वे मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, अपना राशन प्राप्त करने के लिए इन सरल प्रक्रियाओं का अनुपालन कीजिए। जैसे कार्य के समय के दौरान पॉस सक्षम राशन की दुकान पर जाइए, आधार नंबर से जुड़ा राशन कार्ड दिखाइए, दुकान पर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को पूरा कीजिए और अपना खाद्यान्न कोटा प्राप्त करें। ठीक है। मूल्य स्थिरता कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो कुछ इसका उद्देश्य क्या है, तो कुछ कृषि बागवानी जिन्सों जैसे प्याज, आलू और दाल में मूल्य अस्थिरता का समाधान करना।
मूल्य स्थिरता का समाधान करना, पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, पीएसएफ, जैसे प्याज, आलू और दाल के मूल्य में जो स्थिरता रहती है उसका समाधान करना, जिन्स की खरीद की जाती है उसको भंडारित किया जाता है, और फार्म गेट, मंडी में किसान संघों से सीधे खरीद को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कोष का बाजार हस्तक्षेप संचालन हेतु केंद्रीय एजेंसियां, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार एजेंसियों को कार्यशील पूंजी के ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान। अब देखिए एनएसएसएफ के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पर जो है कम रेट पे आपको प्याज, दाल, आलू ये सब मिल जाएगा। नोट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वर्ष 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष भी स्थापित किया गया था। वर्ष 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष स्थापित किया गया था। ऐसे ही जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, वैसे उसी की बात की जा रही है कि 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष स्थापित किया गया था ताकि कॉफी, चाय और रबड़ और तंबाकू के लघु उत्पादकों को वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। हालांकि यह वित्तीय राहत इन जिन्सों की कीमत प्राइस स्पेक्ट्रम सीमा से नीचे आ जाने तक प्रदान की जाती रही। ठीक है, तो ये हो गया पीएसएफ। अब देखते हैं सहकारिता मंत्रालय। इसमें डेयरी सहकार योजना है, तो सहकार से समृद्धि तक का इसका त्रिपुरा दृष्टिकोण है। परियोजना लागत सीमा, परियोजना लागत की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसी इसका एनसीडीसी है, एनसीडीसी, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यान्वयन एजेंसी है और इसकी अवधि है 25-26। यह सहकारी समितियों से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें सहकारी उपनियमों में डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए प्रावधान होता है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, एनसीडीसी द्वारा प्रस्तावित है। ये ऋण अवधि 5 से 8 वर्ष का है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। अन्य योजनाएं क्या है? आयुष्मान सहकार योजना, बस इसे यूं ही याद रख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और उसका है फिर दूसरा युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, इसमें भी एनसीडीसी ही है। सहकारी समितियों के लिए 80% तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी जिला, महिला, SC ST PWD सदस्य, परियोजना लागत का 70%, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो MCA 21 परियोजना ये क्या है देख लेते हैं एक बार। तो MCA 21 क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी गेटवे। यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है। बहुत बढ़िया, जब ई गवर्नेंस लिखते हैं तो उसमें हम MCA 21 की चर्चा करेंगे। ई गवर्नेंस परियोजना है। कंपनी अधिनियम 1956 के परिवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण स्वचालन निश्चित किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। MCA 3.0 ई अधिनिर्णय, ई परामर्श, अनुपालन प्रबंधन आदि के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे। तो ठीक है, ये MCA 21, इसको हम ये लिखेंगे कि ये ई गवर्नेंस परियोजना है। ठीक है, और इसमें ई परामर्श, ई अधिनिर्णय और अनुपालन आदि जैसे मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डाटा बैंक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय का जो पहल है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट मौसम, इसका उद्देश्य क्या है? बहुआयामी हिंद महासागर के संदर्भ में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना। हिंद महासागर के संदर्भ में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक अंतर संबंधों को उजागर किया जा सके। तो प्रोजेक्ट मौसम का केंद्र बिंदु क्या है? मौसम की पद्धतियाँ, सांस्कृतिक मार्ग और समुद्री परिदृश्य, ये तीनों ही है। ये हिंद महासागर के संदर्भ में हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, तो हिंद महासागर के संदर्भ में पुरातत्व और ऐतिहासिक स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है ये। इसका उद्देश्य क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ट्रांसनेशनल नामांकन के रूप में शामिल किए जाने हेतु स्थल एवं साइटों की पहचान करना। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसी वही ASI होगा। अगला देखते हैं, स्कीम प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस, कल्चर साइंस, तो इसमें क्या है? सेमिनार, लोक प्रदर्शन। उद्देश्य क्या है इसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना और उद्योग एवं मानव कल्याण में इसके विकास एवं अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किया जाएगा, जैसे साइंस सिटी हो गया, साइंस सेंटर, इनोवेशन हब आदि की स्थापना, मौजूदा साइंस सिटी, साइंस सेंटर, इनोवेशन हब का आधुनिकीकरण और डिजिटल तारामंडल, अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र आदि की स्थापना। तो ये हो गया स्कीम
प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस, साइंस के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है, प्रमोशन स्कीम ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। ठीक है, अगला है आदर्श स्मारक। तो आदर्श स्मारक इसमें भी कार्यान्वयन एजेंसी यही होगा, ASI, और स्मारकों के आसपास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना, ऑडियो वीडियो ये सब के लिए है। अगला देखते हैं नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट, ये पांडुलिपियों के लिए मिशन है। तो एक पांडुलिपि होती है जैसे कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ या पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम से कम 75 वर्ष प्राचीन हो। देखिए, पांडुलिपि जो इस मिशन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? पांडुलिपियों का संरक्षण और उसमें निहित ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, भारतीय पांडुलिपि विरासत की पहचान करने, प्रलेखन करने, संरक्षण करने और उसे सर्वसुलभ बनाने हेतु अध्यादेश जारी करना। एक पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि होता है यह कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम से कम 75 बरस पुराना हो। इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व हो। लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपि नहीं होती है। लिथोग्राफ और मुद्रित खंड जो होती हैं वो पांडुलिपियां नहीं होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप। ये सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोड मैप पर राष्ट्रीय मिशन है। तो इसमें कला संस्कृति के विकास योजना नामक यह एक अम्ब्रेला योजना का भाग है। ठीक है, इसमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कला संस्कृति विकास योजना यह भी एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें क्या है? कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना है ये। और कलाकारों की आयु के आधार पर प्रत्येक गुरु शिक्षक को 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और प्रत्येक शिष्य या कलाकार को 2,000 से 10,000 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसे सांस्कृतिक संगठन जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है उन्हें 5 करोड़ रुपये तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमालय क्षेत्र का जो विरासत है उसमें 10 लाख रुपये मिलता है। बौद्ध अतिथि वाले को 30 लाख रुपये मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है पहला है अदिति योजना, एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स, इसका फुल फॉर्म हुआ अदिति। उद्देश्य क्या है? जिन क्षेत्रों में देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं है वहां लगभग 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना। डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना। योजना घटक अदिति योजना के विजेताओं और पार्टनर इनक्यूबेटर्स को अनुदान प्रदान करना। शामिल प्रौद्योगिकियां क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी अत्यंत आवश्यक है लेकिन भारत में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं हैं, तो उन सारी प्रौद्योगिकियों को इसमें शामिल किया गया है अदिति योजना। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि अदिति योजना क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है और विनिर्माण संबंधी क्षमताओं के विकास को लेकर ये लाया गया है। सॉरी, ये उन्नत प्रौद्योगिकियों को सर्पिल या कुंडलित विकास द्वारा बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है और आइडेक्स योजना के तहत विकसित या सर्पिल विकास को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी बास टूल बनाना और प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं का आयोजन करना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अदिति चैलेंज, प्रत्येक अदिति चैलेंज में अधिकतम 2 विजेताओं के लिए समर्थन का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को एक समय में केवल एक ही अदिति चैलेंज पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, उसके लिए पुरस्कार भी अदिति चैलेंज के रूप में है। अगला देखते हैं पार्टनर्स इनक्यूबेटर्स को सहायता दी जाएगी। प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 1.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आइडेक्स योजना और उत्कृष्टता के लिए नवाचार, अदिति योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सर्पिल या कुंडलित विकास द्वारा बढ़ावा देना है। आइडेक्स रक्षा नवाचार संगठन का कामकाजी फ्रेमवर्क है। आइडेक्स क्या है? रक्षा नवाचार संगठन का कामकाजी फ्रेमवर्क है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विजेता को 1.5 करोड़ रुपये का फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि परियोजना की लागत और स्टार्टअप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार पर दी जाती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बस हमारे लिए बस ये पता होना चाहिए कि अदिति किससे है जुड़ा हुआ और आइडेक्स क्या है। अग्निपथ योजना इसका उद्देश्य क्या है? वेतन और पेंशन को कम करके उपलब्ध संसाधनों को सैन्य आधुनिकीकरण हेतु प्रयोग करना। वेतन और पेंशन को कम करना है और कम करके उपलब्ध संसाधनों को सैन्य आधुनिकीकरण हेतु प्रयोग करना। तरीका क्या है? ये
टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में है ये, अल्पकालिक भर्ती मॉडल है। अग्निवीर के लिए योग्यता क्या है? अन्य अर्हता जो है उनके साथ आयु जो होना चाहिए 17.5 से 21 वर्ष। वर्तमान वर्ष की भर्ती अवधि कितनी है? 23 वर्ष। नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार, इसका लाभ क्या होगा? तो नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ युवाओं को सशक्त व अनुशासित बनाना और कौशल प्रदान करना। अन्य उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों में युवाओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि युवा एक परिसंपत्ति बने रहे। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका अन्य उद्देश्य क्या है कि युवाओं की उपस्थिति को बढ़ाना, युवाओं की प्रतिभाओं को आकर्षित करना और सुनिश्चित करना कि युवा एक परिसंपत्ति बने रहे। प्रमुख विशेषताएं, अग्निवीर जो है रैंक अधिकारी से नीचे के कार्मिक के रूप में भर्ती होंगे थल सेना, वायुसेना, नौसेना में। यह भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण भी शामिल होता है। प्रति वर्ष 17.5 से 21 वर्ष, अभी जो है 23 वर्ष है, के आयु के लगभग 45,000 से 50,000 सैनिक की भर्ती की जाएगी। अग्निवीर को प्रदत्त जो वेतन और पैकेज है, सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत सेवा पूरी होने पर योगदान और ब्याज सहित 11.5 लाख रुपये मिलेंगे। 11.5 लाख रुपये मिलेगा, 11.71 लाख रुपये मिलेगा। कुल भर्तियां के 25% के भाग को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा, के तहत अगले 15 वर्ष तक के लिए रहने की अनुमति दी जाएगी। अग्निवीर के लिए सहायक उपाय, 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीर के लिए पूर्णकालिक नौकरी में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक एवं रक्षा असैन्य पदों पर सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 10% आरक्षण की घोषणा किया है। जो तटरक्षक बल है या असैन्य पद है उसमें 10% के आरक्षण दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए सशस्त्र पुलिस बल CAPF और असम राइफल्स में 10% के आरक्षण की घोषणा किया है। 10% आरक्षण यहाँ पर भी मिलेगा। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों के सरल प्रवेश की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रौद्योगिकी विकास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF, यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा इसको लाया गया है। MSME और स्टार्टअप सहित भारतीय उद्योगों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के विकास हेतु अकादमिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, इसमें परिव्यय होगा 100 करोड़ रुपया। तो TDF हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। फिर है अगला डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसमें रक्षा और एयर स्पेस से संबंधित 6 से 8 ग्रीनफील्ड DTI सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। अगला है वन पेंशन वन रैंक। तो 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल, क्रमिक तथा युद्ध विधवाओं और सशक्त पेंशनभोगी संबंधी कुटुंब पेंशनभोगी जो भी हैं उनको कवरेज किया जाएगा। और देश की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, उनको समान पेंशन प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ठीक है, रक्षा ज्ञान शक्ति बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। तो मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी, ये 40 मिनट से ऊपर का हो गया, तो हम इसे अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ठीक है, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं जो पहले 3 वीडियो हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित, उसका आप देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ जो खामियां हैं हम आपसे उम्मीद करते हैं कि उसे आप कमेंट में बताएंगे ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।